तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज के क्वेश्चन आंसर सेशन को ऑफ द हिंदू न्यूज़पेपर एंड इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर। देखो, कुछ दिनों से आप लोग जानते हो कि न्यूज़पेपर सेशंस को मैंने कंडक्ट नहीं किया। उसका बड़ा सिंपल सा कारण है क्योंकि कोई भी ऐसा नया इशू जो पिछले 7 से 8 महीने में न्यूज़पेपर्स में न आया हो, ऐसा कोई भी इशू मुझे नया नहीं दिखा, इसलिए मैंने न्यूज़पेपर सेशंस को कंडक्ट नहीं किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या आज ऐसे इश्यूज देखने को मिलेंगे जो एकदम तड़कते भड़कते नए इश्यूज हैं? जवाब है नहीं। तो अगर पुराने स्टूडेंट्स इस सेशन को देख रहे हैं तो वो इस सेशन को यहीं पे छोड़ के जा सकते हैं, ठीक है? क्योंकि आज भी जितने भी इश्यूज में डिस्कस करूंगा वो बहुत पुराने पुरातन काल से चले आ रहे हैं, ठीक है? ऑलरेडी हम उन्हें माइंड मैप्स के थ्रू उस पर आंसर राइटिंग, उस पर हर चीज़ कर चुके हैं, ठीक है? बट क्योंकि बहुत लंबा टाइम हो गया था न्यूज़पेपर सेशन को कंडक्ट करें, आप में से कुछ लोगों की हो सकता है कि फ्लो टूट रहा हो, तो मैंने सोचा कि आज एक सेशन कंडक्ट कर लेते हैं। बट देन टू कोई भी नया टॉपिक आज भी आपको देखने को न्यूज़पेपर्स में नहीं मिलेगा। खैर, शुरू करते हैं। आज है मंडे और 2 दिसंबर डेट है, ठीक है? देखो, सबसे पहले अगर हम एडिटोरियल पेज पे चलें तो हमको यहाँ पे देखने को मिलता है एक टॉपिक जो बात कर रहा है रिसर्च सिक्योरिटी शुड बी अ नेशनल प्रायोरिटी। देखो यार, ये जो ऐसे आर्टिकल्स होते हैं ना, ये वो बच्चे पढ़ते हैं जिनको एक्चुअली में न्यूज़पेपर पढ़ना ही नहीं आता है, या सिर्फ अपना ईगो सेटिस्फाई करने के लिए वो बच्चे न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, है ना? हमको एक टॉपर बनना है तो टॉपर जैसे पढ़ना पड़ेगा। अब एक टॉपर क्या इस आर्टिकल को 15 मिनट तक पढ़ेगा? क्या नहीं, वरना वो टॉपर कैसे बनेगा? उसे अपना टाइम कम लगाना है, एनर्जी कम लगानी है और आउटपुट बहुत ज़्यादा निकालना है, राइट? देखो, वो जब भी इस आर्टिकल को देखेगा तो वो सोचेगा कि मैं इस आर्टिकल को क्यों पढ़ रहा हूँ। ऑफकोर्स रिसर्च के बारे में, क्योंकि आर्टिकल बात कर रहा है। हाँ, फिर वो सोचेगा कि क्या रिसर्च हमारे देश में ज़रूरी है? हाँ, अगर रिसर्च नहीं होगी तो इनोवेशंस नहीं होंगे, इनोवेशंस नहीं होंगे तो हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ, इकोनॉमिक डेवलपमेंट रुकेगा, इंपैक्ट होगा। मगर ये जो आर्टिकल है वो बात कर रहा है रिसर्च की सिक्योरिटी के बारे में, तो वो सोचेगा कि यार हम लोग करते हैं रिसर्च, रिसर्च को क्या किसी इनसिक्योरिटी किसी चीज़ से? जवाब है हाँ। मतलब कि अगर आज मैं किसी चीज़ पे कोई शोध कर रहा हूँ, कोई रिसर्च कर रहा हूँ, और अगर वो लीक हो जाए, कोई उसे चुरा ले, तो शायद यही इनसिक्योरिटी हो सकती है ना? तो इस तरीके की चीज़ शायद ये आर्टिकल बात कर रहा होगा, ठीक है? और लिखा हुआ है कि इसे नेशनल प्रायोरिटी बनाना चाहिए। इसका मतलब वो अभी नेशनल प्रायोरिटी नहीं होगी, तभी ऐसा लिखा है कि इसे नेशनल प्रायोरिटी बनाओ। तो बस ये पूरा इशू है, और इसे अब कैसे पढ़ना है ये टॉपर अच्छे से जानता है। वो ये बात जानता है कि मुझे इस इशू को पढ़ने के पहले ये पढ़ना चाहिए जो 2 साल से खबर में एक इशू चला आ रहा है, वो है NRF का, नेशनल रिसर्च फाउंडेशन। अगर आपको ये नहीं पता, इसका मतलब आप चीज़ें पढ़ नहीं रहे हो ढंग से। उस स्टूडेंट को ये पता होना चाहिए कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट में विथ रिस्पेक्ट टू GDP हमारा देश आज की तारीख में कितना % पैसा खर्च करता है, और एक डेवलप्ड देश जो है वो कितना पैसा खर्च करता है। उस स्टूडेंट को ये पता होना चाहिए कि ओवर पास्ट 5 years और ओवर अ डेकेड अगर उससे कोई ग्राफ बनाने का बोल दे कि एक वाई एक्सिस पे लिख अमाउंट और एक्स एक्सिस पे लिख ईयर्स, और बता कि ओवर अ पीरियड ऑफ 5 year GDP ग्रोथ कितनी हुई और उसके प्रपोर्शन में R&D में स्पेंडिंग कितनी बढ़ी, तो उसे ये बताते आना चाहिए कि वो कम हुई है या वो ज़्यादा हुई है। जब ये बेसिक चीज़ें, बिल्कुल बेसिक चीज़ें एक स्टूडेंट को पता होंगी, तब जाके वो हिम्मत करेगा कि इस आर्टिकल में मैं नीचे जाके पढूं। वरना जब तक आपको यही बातें नहीं पता है तो आप लायक ही नहीं हो इस आर्टिकल पढ़ने के, टू बी वेरी ट्रू टू यू, ठीक है? और अगर आपको बेसिक चीज़ें पता है तो आप 2 मिनट के अंदर इस पूरे आर्टिकल को समअप कर दोगे, ठीक है? इसीलिए मैं कहता हूं कि अगर आप बहुत से आर्टिकल्स को न्यूज़पेपर के नहीं भी पढ़ोगे ना तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जैसे कि ये आर्टिकल है, ठीक है? अब देखो इसमें क्या बातें बोली है, वही घिसी पिटी कि इंडिया जो है वो डेवलप्ड बनने का ऑब्जेक्टिव लेके बैठा है बाय 2047। ये आपको पहले से नहीं पता है? पहले से पता है। फिर वो देखो क्या बोल रहा है कि हमारी सरकार ने साइंस एंड टेक्नोलॉजी पे, उसके स्ट्रेटेजिक इमर्जिंग सेक्टर पे बहुत ज़्यादा ध्यान दिया है। सब जानते हैं जो भी कटिंग एज टेक्नोलॉजीज़ हैं वो हमारे लिए इसलिए ज़रूरी हैं क्योंकि वो हमें ग्लोबली कॉम्पिटिटिव बनाती हैं, जो सोसाइटल चैलेंजेस हैं उसको एड्रेस करती हैं, नई नई इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ खोलती हैं। नई बात बताई क्या? कॉमन सेंस है, रिसर्च में ये सब चीज़ें होती हैं, ठीक है? फिर वो क्या बोल रहा है कि ये जो रिसर्च है
इसकी सिक्योरिटी क्यों ज़रूरी, इस पर क्या थ्रेट है? इस पर थ्रेट है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी थेफ्ट का। अब इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी क्या होती है, ये आर्टिकल हमें थोड़ी बताएगा कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी क्या होती है, तो हमें पहले से पता है। अब आप बताओ, अगर आप एक इकोनॉमी के स्टूडेंट हो तो आपने ट्रिप्स के बारे में नहीं पढ़ा, ट्रेड रिलेटेड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स? क्या आपको हमारे देश में आईपीआर राइट्स, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट किस लॉ से रेगुलेट होते हैं, ये नहीं पता? और नहीं पता तो पता करो, ये तो स्टैटिक पोर्शन है, ये क्या बताएगा हमको, है ना? फिर देखो वो लिख रहा है इनसाइड थ्रेड भी होते हैं, साइबर अटैक होते हैं, अनऑथोराइज एक्सेस। बेसिकली अलग अलग तरीके के साइबर अटैक की बात कर रहा है, कोई नई बात थोड़ी बता रहा है हमको, ठीक है? तो बस साइबर सिक्योरिटी, न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, ये स्ट्रेटेजिक टेक्नोलॉजीज हैं हमारे देश की, स्पेस, डिफेंस, सेमीकंडक्टर, हम जानते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक्सेट्रा, ठीक है? तो कह रहा है ये आर्टिकल कि पॉलिसी मेकर्स को इनमें जो रिसर्च हो रही है उसकी सिक्योरिटी को नेशनल प्रायोरिटी बनाना चाहिए। फिर वो चाइना फैक्टर के बारे में लिखता है ना? उसके बाद में वो लिखता है यूएस के देश के बारे में। अब देखो ये बिल्कुल कॉमन बातें लिख रहा है, मतलब मैं आपको पढ़ के भी सुना दूंगा, बट ये बातें आपको पहले से पता है। जैसे यूएस जो है वो चाइना को एक सिक्योरिटी थ्रेट मानता है, सब जानते हैं, एक बच्चा पान की दुकान पे खड़ा हुआ आदमी बता देगा। इसीलिए जो भी यूएस की कंपनीज चाइना के साथ ट्रेड करती हैं या वहाँ पे इन्वेस्टमेंट करती हैं या वहाँ पे उनका बेस है, तो यूएस कहता है उनकी हर देश की कंपनी को कि आप हमें हर चीज़ बताओ। क्यों? ताकि आपका जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है वो चाइना के लोग कॉपी ना कर ले, जिसमें वो माहिर है ना? तो ये बेसिक जनरलाइज्ड बात है, आर्टिकल बता रहा है। अब आपने अगर ये आर्टिकल में ये सारी चीज़ें पढ़ के समझने की कोशिश करी इस आर्टिकल से, तो आप घूम जाओगे। ये काम ही नहीं करना है आपने, कोई जनरलाइज चीज़ें हैं, ये तो हम अभी बिना देखे लिख देंगे। ये होता है टॉपर के पढ़ने का तरीका, कि वो इन चीज़ों को यूं ही छोड़ देता है कि ये तो मेरे को पहले से ही आती है ना? इसीलिए ये कोर इशू नहीं है। फिर वो बोलता है प्रमोटिंग रिसर्च सिक्योरिटी इन इंडिया, की किस तरीके से हमें प्रमोट करना चाहिए, गवर्नमेंट को पॉलिसी मेकिंग पे ध्यान देना चाहिए इस चीज़ के लिए। सबसे पहली स्टेप में लिखता है सिस्टमेटिकली मैप करना चाहिए हमको कि हमारी सिक्योरिटी वल्नरेबिलिटीज़ क्या है रिसर्च इकोसिस्टम में, मतलब कहाँ कहाँ पे खामियां हैं, कहाँ कहाँ पे ही साइबर अटैक हो सकता है, हम कहाँ कहाँ पे वल्नरेबल हैं। फिर उसका इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना चाहिए, फॉरेन कोलैबोरेशंस हमें करना चाहिए स्ट्रेटेजिक टेक्नोलॉजीज़ में, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ये तो हम पहले से ही जानते हैं ना। अगर मैं आपको ये बता दूं कि हमारे इन चीज़ों पे थ्रेट है, अब इसके लिए क्या करना चाहिए, तो आप क्या बोलोगे? यही बोलोगे ना कि हमको सबसे पहले हमारी वल्नरेबिलिटी, कहाँ कहाँ खामियां हैं, कहाँ हम कमज़ोर हैं, उसको पता करो। फिर इसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करो, फिर फॉरेन कोलैबोरेशंस के थ्रू उन्होंने जो चीज़ें सीखी है उनसे वो चीज़ें सीखो, राइट? इसके लिए एक अलग गवर्नमेंट एजेंसी हमें बनाना चाहिए। इसके लिए माइट बी पॉसिबल हम लोगों को एक एडमिनिस्ट्रेटिव मैकेनिज्म डेवलप करना चाहिए जिसमें स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर हो, जिस कारण से साइबर अटैक होता है तो हम उससे निपट पाएँ, राइट? इंटेलिजेंस एजेंसीज को इसमें इन्वॉल्व करना चाहिए, बस। अब इसमें ये आर्टिकल क्या बताएगा, समझ रहे हो? मगर जब एक स्टूडेंट इस चीज को नहीं समझ पाता ना, तो उसे लगता है कि हर आर्टिकल इंपॉर्टेंट है। और इसीलिए मैं आपको बार बार कहता हूं कि जब भी आप न्यूज़पेपर सेशंस में बैठ रहे हो, डोंट जस्ट फोकस कि मैं क्या पढ़ा रहा हूं, रादर फोकस मच अपॉन कि मैं आपको किस तरीके से पढ़ा रहा हूं और मैं आपको क्या चीज सिखाना चाह रहा हूं। क्योंकि अगर आपने कम समय में ज्यादा पढ़ना नहीं सीखा तो आप टॉपर तो छोड़ो, आप यूपीएससी को लास्ट रैंक पे भी नहीं निकाल पाओगे, क्योंकि आपको इतनी चीजें पढ़नी है। आपकी दिमाग और आपकी नजर एक सेकंड में भाप जाना चाहिए कि इस चीज में मेरे को अपना कितना समय लगाना है, ठीक है? अब देखो मैंने आपको इतनी सारी बातें बताई, अब इन चीजों को प्रिपेयर कैसे किया जाता है? ये पहले से प्रिपेयर होती है। कैसे? देखो, आप लोगों को अभी तक R&D के बारे में ये जितनी मैंने बातें बताई, जैसे ये जो ग्राफ बताया कि 5 साल में अगर आपसे कोई पूछे तो आपको बताना है कि भैया कम हो गई है जीडीपी के मुकाबले स्पेंडिंग, है ना? ये प्री का क्वेश्चन है। आप में से बहुत लोगों को अभी लग रहा होगा कि ये तो एक फर्जी इंफॉर्मेशन है कि जीडीपी ग्रोथ के मुकाबले स्पेंडिंग कितनी R&D में। भैया ये प्रीलिम्स का क्वेश्चन है, वो अगर आपसे रिसर्च पे प्री का क्वेश्चन बनाएगा तो वो यही पॉइंट डालेगा, स्पेसिफिक बिल्कुल। और ये मैं इसलिए बता सकता हूं क्योंकि मेरे को हजारों PYQs रटे हुए हैं ऑन माई टिप्स, ठीक है? अब देखो फिर क्या बोलेगा, टॉप 10 कंट्रीज विद मैक्सिमम एक्सपेंडिचर ऑन R&D एज परसेंटेज ऑफ जीडीपी। अब पता है आपको वो ऑप्शन में कैसे देगा? वो यहां पे देगा ऑप्शन में यूएस, वो यहां पे ऑप्शन में देगा जापान, और थर्ड ऑप्शन में दे देगा धीरे से इजराइल। मैक्सिमम 99% जनता यूएस का जवाब टिक करके आ जाएगी कि सबसे ज्यादा तो इनोवेशंस वहीं पे होते हैं। नहीं, क्वेश्चन गलत पढ़ लिया उसने पढ़ा
या क्वेश्चन पूछा था कि विथ मैक्सिमम एक्सपेंडिचर ऑन एनडीएस परसेंटेज ऑफ जीडीपी, तो परसेंटेज ऑफ जीडीपी के मुकाबले आरएनडी में खर्चा पूछ रहा है, और जीडीपी यूएस की बहुत बड़ी है मगर इजराइल की छोटी है, तो उसके मुकाबले आरएनडी में बहुत खर्चा करता है, तो इसलिए वो सबसे ऊपर हो गया। ये लेवल ऑफ थॉट प्रोसेस चाहिए, और अगर आप इस थॉट प्रोसेस को डेवलप नहीं कर पा रहे तो विश्वास मानो आप कभी उस लेवल पे अचीव नहीं कर पाओगे। अब जैसे अगर मैं आपसे बोलूं कि सबसे ज्यादा पेटेंट कहां से फाइल किए जाते हैं, उसका जवाब ही चाइना है। क्लियर हो रही बात? फिर अगर मैं आपसे बेसिक सा क्वेश्चन पूछ लूं कि भारत में प्राइवेट रिसर्च एंड डेवलपमेंट में इन्वेस्टमेंट ज्यादा करता है या पब्लिक, ये अपने आप में एक सवाल है, इसका जवाब आप बताना। क्योंकि यहां से आपको ये समझ में आएगा कि साला प्राइवेट सेक्टर तो बैठा हुआ है चुपचाप, वो तो कर ही नहीं रहा है कुछ। समझो इस चीज को, इन हर चीज का रेलिवेंस है, और एक चीज अगर आपने पढ़ी तो उसे आप 50 जगह यूज करोगे, 50 जगह। ठीक है, तो ये ओवरऑल जो माइंड मैप्स हैं ये आपके इस तरीके से हेल्प करते हैं कि जो भी चीजें इंपॉर्टेंट होती है ना, ये आपको उसका बेस बना के देती है। अगर आपने सोचो ये चीजें पहले से पढ़ी होती इस मैनर में, तो आप तुरंत जो मैं बता रहा हूं उसे समझ पाते। ठीक है, तो ये होता है कम टाइम में पढ़ने का तरीका। पढ़ा बहुत लोग रहे हैं, बट जो मैं चीज सिखा रहा हूं सिर्फ उसको सीखो, है ना। अब देखो मैं आपको बताता हूं, कुछ दिनों से जैसे एक आर्टिकल चल रहा है, एक जैसे विकिपीडिया का भी आर्टिकल आया था कल परसों की न्यूज़पेपर में, टोटली रिलेवेंट आर्टिकल है। मेरे से स्टूडेंट ने पूछा, बोले कि सर वो आर्टिकल इंपॉर्टेंट है क्या? मिला, तुम खुद सोचो, क्या ऐसा कोई आर्टिकल पे कोई क्वेश्चन यूपीएससी फ्रेम करती है क्या? आज तक करा क्या? चलो 40 साल में। फिर आप विकिपीडिया के बारे में पढ़ रहे हो। अब जैसे ये आर्टिकल है, अब ये आर्टिकल बात कर रहा है कि गूगल की मोनोपोली कैसे यूएस खत्म कर रहा है। वो बोल रहा है कि क्रोम ब्राउजर को बेच दो, डिवेस्ट कर दो उसमें से। ये क्वेश्चन हमसे क्यों पूछेगा वो? क्यों? हाँ, वो ये पूछेगा यूपीएससी हमसे कि बताओ इनमें से कौन कौन से सर्च इंजन्स हैं। चीज को समझो, ये चीज पढ़ना टोटली वेस्ट ऑफ टाइम है। रादर आपको पढ़ना चाहिए साइबर अटैक कितने तरीके के होते हैं, सर्च इंजन कितने तरीके के होते हैं। आपको मान लो अगर वो डक डक गो दे दे, याहू सबको पता होता है, अगर ऐसे 4-5 नाम दे दे तो क्या आप बता सकते हो कि इनमें से कौन कौन से सर्च इंजन हैं? ये पढ़ो जाके, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसके बाद देखो एक आर्टिकल आता है, काफी दिनों से न्यूज चल रही है, एक ट्वीट भी आया, बहुत फेमस हुआ। ट्रंप वॉर्न्स ब्रिक्स नेशन ऑफ 100% टैरिफ इफ दे अंडरमाइन यूएस डॉलर। देखो यूएस की औकात क्या है, वो है डॉलर के दम पे। अगर डॉलर का यूज बंद कर दे बाकी के देश अपने चीजों को खरीदने और बेचने में, तो इसका डोमिनेंस खत्म हो जाएगा। इसीलिए तो डी डॉलराइजेशन का कॉन्सेप्ट आया है। इसीलिए तो जो ब्रिक्स नेशन है जिसकी ग्रुपिंग बढ़ गई, वो कह रहे हैं कि हमारी खुद की करेंसी लॉन्च कर देंगे। तो उससे भड़बड़ा के ट्रंप साहब ने बोला कि मैं 100% टैरिफ लगा दूंगा तुम लोगों पे। अब ये जो पूरी चीज है, इसे कैसे समझेगा एक स्टूडेंट? एक स्टूडेंट यहां पे समझेगा कि यार मैंने यूक्रेन क्राइसिस के बारे में पढ़ा है, हाँ। मैंने ये पढ़ा है कि रशिया और नाटो में जंग छिड़ी हुई, हाँ। मैंने पढ़ा है यूक्रेन को यूएस पीछे से सपोर्ट कर रहा है, हाँ। मैंने पढ़ा है कि यूएस ने स्विफ्ट सिस्टम से रशिया को बाहर कर दिया जिससे वो डॉलर से अब ट्रेड नहीं कर सकता, हाँ। अच्छा, इसीलिए बाकी देश भी डर गए कि अगर हमारे साथ फ्यूचर में ऐसा हुआ और हमारे स्विफ्ट सिस्टम से हमको बाहर निकाल दिया तो हमारा क्या होगा? तो ब्रिक्स नेशन अपनी एक नई करेंसी निकालने की बात कर रहे हैं। अब ये तो हो गया पूरा इशू। यूपीएससी पूछेगा क्या? वो ये पूछेगा क्या कि किसने किसको बाहर निकाला, किसने किसको धमकी? नहीं, वो क्वेश्चन पूछेगा कि ये डी डॉलराइजेशन पॉसिबल है क्या? क्या ये डॉलर है, ये डॉलर वर्ल्ड ट्रेड में कितने % ट्रेड में यूज किया जाता है? वो पूछेगा कि क्या रुपी को एक इंटरनेशनलाइज्ड करेंसी बनाया जा सकता है क्या? वो आपसे पूछेगा कि आईएमएफ की रिजर्व करेंसी में हमारा इंडियन रुपी आता है क्या, नहीं आता तो क्यों नहीं आता, और कौन सी करेंसी इसके अंतर्गत आती हैं? इंडिया इतनी बड़ी इकोनॉमी होने के बाद भी जो स्पेशल ड्राइंग राइट्स हैं, जो उसकी रिजर्व करेंसी है, उसमें क्यों नहीं आ पा रहा? हमें रुपी को इंटरनेशनलाइज करने के लिए, दैट इज इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ इंडियन रुपी, क्या करना पड़ेगा? अगर रुपी इंटरनेशनलाइज होता है, अगर वर्ल्ड ट्रेड में इंडियन रुपी का यूज किया जाता है, तो उससे इंडिया की इकोनॉमी पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा? आज वर्ल्ड ट्रेड में इंडियन रुपी का यूसेज कितना % अप्रोक्सीमेटली किया जाता है? आपसे ये क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और आपको ये पता ही नहीं है। आप भतेर की चीजें पढ़ने में लगे हुए, लाइन बाय लाइन, ये बोला वो हुआ, कोई मतलब की चीज नहीं है, टोटल वेस्ट ऑफ टाइम। ठीक है, अब कहने को ये करंट अफेयर्स का टॉपिक है, बाकी ये बन गया इंडियन इकोनॉमी का स्टैटिक टॉपिक।
और अगर आपकी इकोनॉमी में पकड़ है तो आप धन 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 सारी चीज़ों को सॉल्व कर दोगे। समझे? तो कैसे पढ़ोगे इस टॉपिक को? अगेन इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ इंडियन रुपी को खोलो, देखो इसका क्या मतलब होता है, कौन कौन से फैक्टर्स पे डिपेंड करती है, इंडियन रुपी कैसे इंटरनेशनलाइज हो जाएगा। जो मैंने आपको क्वेश्चन पूछा था ना, ये है उसका आंसर। फिर मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि डॉलर कितना % यूज होता है इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन्स में, ये है उसका आंसर। मैंने आपसे पूछा था रुपी कितने अकाउंट, ये उसका आंसर। हर चीज पढ़ने का एक तरीका है। अब ये जो पूरा मैंने आपको अलग अलग क्वेश्चंस बताया ना, ये सिर्फ एक पेज में हम लोगों ने चीजें समझी हुई है, सिर्फ एक पेज में। अब इससे एसोसिएटेड टॉपिक्स भी हैं, जैसे करेंसी स्वैप, फॉरेक्स स्वैप। अभी आपको बार बार बताना नहीं पड़ना चाहिए किसी को कि भैया तो इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ इंडियन रुपी पढ़ रहा है तो करेंसी स्वैप भी पढ़, फॉरेक्स स्वैप भी पढ़, क्या चैलेंजेस है इंडियन करेंसी को इंटरनेशनल, वो चैलेंजेस भी पढ़। अब क्योंकि इंटरनेशनलाइज करना है तो यहां पे आ जाएगा कैपिटल अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी, करंट अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी, तारापुर कमिटी, उनको पढ़, तब जाके तेरा न्यूज़पेपर कंप्लीट होगा। समझ रहे हो? तो क्वेश्चन सिर्फ इस एक पेज से निकलेंगे, बट इस एक पेज को कंसाइज करने में मेरे को 4 दिन लग गए थे। ठीक है? तो इन चीजों को इस तरीके से अगर आप पढ़ोगे तो आप किसी भी टॉपिक में अपने कॉम्पिटिटर को बीट कर दोगे। और बीट करके दोगे, मेरे जो भी स्टूडेंट हैं उन्होंने ऑलरेडी बीट कर दिया है। ठीक है? तो ये लेवल ऑफ प्रिपरेशन चाहिए। हम यूपीएससी के एस्पिरेंट्स हैं, अर्जी फर्जी ग्रुप सी ग्रुप डी के एस्पिरेंट्स नहीं है। क्लियर? जो लाइन बाय लाइन चीजों को पढ़ेंगे, इस चीज को सीखो। फिर जैसे अब आप आगे पीछे करोगे तो जैसे आपको यहाँ पे भोपाल गैस स्ट्रेटेजी दिख जाएगी। अब आपको यहाँ पे क्या करना चाहिए बताओ? आपको यहाँ पे इसके बारे में पढ़ना चाहिए, भैया ट्रेजेडी कैसे हुई थी, क्या मिथाइल आइसोसाइनेट इस तरीके से किसी से रिलेटेड है क्या? क्लियर? ये जो टॉक्सिक वेस्ट होता है ये किन किन चीज़ों से निकलता है, ये बेसिक बातें आपको पढ़नी चाहिए। आगे बढ़ने के पहले, जैसे कि आप में से बहुत से लोग मुझसे ये पूछते हैं कि अगर हमें आपके साथ मिल के प्रिपेयर करना है राउंड द ईयर, जिस तरीके से आप पढ़ाते हो हमें वो पढ़ाने का तरीका बहुत अच्छा लगता है, हमें बताओ कि हम आपसे कैसे जुड़ सकते हैं, कैसे हम इस स्ट्रैटेजी को फॉलो करके अपने कॉम्पिटिटर से ज़्यादा इफ़िशेंटली पढ़ाई करेंगे, और कैसे कम टाइम में हम चीज़ों को सम अप करेंगे, और कैसे हम डेली बेसिस पे अपने नोट्स बनाएंगे भी और उन्हें अपडेट भी करेंगे। ये एक प्रोसेस क्या है जो आप हमसे फॉलो करवाने की कोशिश कर रहे हो, तो उनको मैं 1 मिनट में जल्दी से इस पूरी प्रोसेस को समझा देता हूँ। देखो, ये जो पूरा खेल है, जितने भी आप माइंड मैप्स देख रहे हो या देखते हो, ये सारे HD माइंड मैप्स काम करते हैं एज शॉर्ट नोट्स फॉर अस, जिसे हम आखिरी टाइम के लिए डिज़ाइन करते हैं थ्रू आउट द ईयर, डेली बेसिस पे। ये जो HD माइंड मैप है, जब हम हर टॉपिक का एक बार क्रिएट करते हैं, जो क्रिएट किया जाता है अलग अलग सोर्सेस से, जैसे अलग अलग न्यूज़पेपर, द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, बिजनेस स्टैंडर्ड, PIB एंड ऑल्सो सम मैगजीन्स। एक बार एक टॉपिक का जब माइंड मैप क्रिएट हो जाता है, और वो माइंड मैप इस तरीके से बनाया जाता है जिससे प्री के सारे सवाल हम हल कर पाएं और मेंस का एक बहुत प्यारा मॉडल आंसर हम लोग लिख पाएं, बस हमारा काम खत्म हो जाता है। एक बार अगर माइंड मैप बन गया, उसके बाद जब भी न्यूज़पेपर में वो आर्टिकल आता है, हम अपने माइंड मैप को खोलते हैं, उससे उसे कंपेयर करते हैं। अगर न्यूज़पेपर के आर्टिकल में कोई नई चीज़ या ऐसी चीज़ आई है जो हमारे माइंड मैप में नहीं है, कोई नई अपडेशन आई है, तो हम उसे वहाँ पे लिख लेते हैं एक छोटी सी लाइन में, और हमारा पूरा टॉपिक रिवाइज भी हो जाता है और अपडेट भी हो जाता है। न्यूज़पेपर का न्यूज़पेपर पढ़ना हो जाता है। और सिर्फ न्यूज़पेपर ही नहीं, भले ही वो PT 365 हो या भले ही वो मंथली मैगजीन हो, टॉपिक देखा, उसमें अपडेट किया और आगे बढ़े। इस तरीके से हम डेली बेसिस पे अपनी चीज़ों को अपडेट करते हैं और हमेशा हम प्री और मेंस के लिए तैयार रहते हैं। इसका फ़ायदा ये होता है कि हमें आखिरी टाइम पे जो बाकी एस्पिरेंट्स भागेंगे, हमारे कॉम्पिटिटर इधर उधर, हमको कहीं भी नहीं भागना पड़ता। हम हर वक्त तैयार होते हैं एग्ज़ाम को देने के लिए। तो ये जो स्मार्ट वर्क की स्ट्रेटेजी है, ये मैं आप लोगों के लिए मेहनत करके दे रहा हूँ, क्योंकि इसमें बहुत रिसर्च लगती है माइंड मैप्स को बनाने में, इसके इलेबोरेटिव वीडियोस डिलीवर करने में। आपका हार्डवर्क सिर्फ ये है कि आपको इन चीज़ों को फॉलो करना है। तो अब अगर आप इस चीज़ से जुड़ना चाहते हो तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा www.buddhiacademy BUDDHIACADEMY academy.in पे जाके आप कोर्सेज को एनरोल कर सकते हो।
अब इस पूरी चीज को जानने समझने के लिए, ये देखने के लिए कि ये चीज आपके लिए बनी है या नहीं, मैं आप सबको एक चीज सजेस्ट करूंगा, टेलीग्राम चैनल पे जाके देखो, जितने भी माइंड मैप्स हम लोगों ने बनाए हैं वो सब वहां पे अवेलेबल है। तो आप सब जाओ, टेलीग्राम चैनल को खोलो, वहां पे माइंड मैप्स को देखो। अगर आपको लगता है कि ये स्ट्रेटेजी आपके लिए बनी है, आप आपके कॉम्पिटिटर को बीट कर सकते हो स्ट्रेटेजी को फॉलो करके, देन डू एनरोल इन बोथ द कोर्सेज, दैट इज इंडियन इकोनॉमी एंड करंट अफेयर। यू विल बी बेनिफिटेड अ लॉट। फिर देखो, जैसे यहाँ पे नॉन कम्युनिकेबल डिजीज का एक एडिटोरियल है। अब इसको क्या पढ़ना, साल भर में कम से कम 300 आर्टिकल पब्लिश होते हैं नॉन कम्युनिकेबल डिजीज पे। सेम तरीके की बातें कि बहुत ज़्यादा हेल्थ बर्डन डाल रहा है, जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं उनमें बहुत ज़्यादा बर्डन आ रहा है, ये लाइफस्टाइल डिजीजेज हैं। यहाँ पे जो यूनाइटेड नेशन के इंस्टीट्यूशंस हैं उन्होंने बहुत सारे इनिशिएटिव्स लिए हैं। ये बेसिक बात है ना। तो नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस पे आपको बतेर के आर्टिकल मिलेंगे पूरे साल में, हाइपरटेंशन पे, डायबिटीज पे, ब्लड प्रेशर पे। उन सबको थोड़ी पढ़ सकते हो बार 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 बार, कितने पढ़ोगे? क्वेश्चन तो एक नहीं पूछा पिछले 5 साल में, समझ रहे हो? तो इस चीज को समझो कि किस चीज को कितना पढ़ना है। हाँ, अब देखो मैं आपको एक ऐसी चीज बताता हूं जो आज के न्यूज़पेपर में बहुत अलग है, और वो अगर आपने नहीं पढ़ी तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आपसे वो चीज नहीं बनेगी एग्जाम में। जैसे मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं कि ये जो कैश ट्रांसफर स्कीम्स चलाई जाती हैं, लड़की बहिनी, लड़की बहना योजना, जो भी समझ गए ना, लाडली बहना एमपी की, ठीक है, ये जो सीधे कैश ट्रांसफर स्कीम्स हैं, इसका इकोनॉमी पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा? अब यहां फर्जी जवाब नहीं देना है कि इससे जो है लोगों की मानसिकता खराब होगी, इससे सरकार का खजाना खत्म होगा, इससे डेवलपमेंटल काम नहीं होंगे। ये तो हर कोई जानता है, ये तो बच्चा बच्चा जानता है जो थोड़ी सी भी न्यूज़पेपर को समझ रखता है, हिंदी पढ़ता हो, इंग्लिश पढ़ता हो। आपको टेक्निकल चीजें पता होनी चाहिए। बताता हूं मैं, देखो, आपको अगर कोई ऑप्शन में लिख के दे कि अगर हम इस तरीके की स्कीम चलाते हैं तो दीज स्कीम्स मे हैव नॉट एडेड टू एज मच एज सब्सटीट्यूटेड फॉर इनकम दैट वुड हैव बीन अर्नड फ्रॉम टिलिंग द फील्ड्स एंड हार्वेस्टिंग प्रोड्यूस, आधी जनता इसको समझ ही नहीं पाएगी। और वहां लिखा क्या है, कौन समझ पाएगा पता है? जिसको सब्सटीट्यूशन के बारे में पता होगा, कॉम्प्लीमेंट्री प्रोडक्ट्स के बारे में पता होगा। ये स्टैटिक पोर्शन है इकोनॉमी का। जब तक इकोनॉमी पे पकड़ नहीं है, आदमी झूलता ही रह जाता है ऊपर से नीचे, और कोई नहीं समझाएगा, कोई भी नहीं। ये आपको खुद को समझना पड़ेगा, मैं भी नहीं समझाऊंगा। अब देखो वो क्यों लिख रहा है यहाँ पे, वो उसका मतलब ये है लिखने का कि ये जो स्कीम है, इस स्कीम को चला के सरकार ने ये सोचा था कि ये कॉम्प्लीमेंट करेगी कि एक आदमी अगर हल जोत के पैसे कमा रहा है 200 रुपए, तो इस स्कीम के थ्रू उसको 1500 सरकार और देगी, तो अब उसके पास 3500 रुपए हो जाएंगे। मगर जनता तो जनता है, सरकार ने जैसे ही 1500 घोषित करे तो लोगों ने हल जोतना ही बंद कर दिया। अगर वो 30 दिन काम करते थे तो अब 10 दिन ही जाते हैं। तो पहले भी उनके पास 3500 रुपये आते थे मान लो, और अभी भी 3500 ही आते हैं। पहले 3500 पूरे हल जोत के आते थे मेहनत से, और अब 1500 सरकार देती है, तो सिर्फ 1500 या 2000 की वो मेहनत करते हैं। समझ रहे हो? तो ये वो बोलना चाह रहा है कि इस स्कीम ने सब्सटीट्यूट कर दिया रादर देन कॉम्प्लीमेंट करने के। ये लेवल ऑफ थॉट प्रोसेस चाहिए। अगर आप नहीं जनरेट कर पा रहे देन इट्स अ मैटर ऑफ प्रॉब्लम, क्योंकि जो ऑप्शंस यूपीएससी बनाता है वो ऐसे टेक्निकल शब्दों को यूज करके बनाता है। ठीक है? और इस बात पे सोचना जरूर एक बार, जो मैं आपको बता रहा हूं, कि अगर मैंने आपको ये नहीं समझाया होता तो क्या आप खुद से समझ जाते? नहीं, तो आपको समझना पड़ेगा धीरे धीरे, अगर आपका सपना है तो, वरना तो फिर कोई बात ही नहीं है। ठीक है? तो द स्कीम में हैव नॉट एडेड टू एज मच सब्स्टिट्यूटेड फॉर, ऐसा। और कॉम्प्लीमेंट्री शब्द यहां नहीं लिखा है, वो मैंने जोड़ा है अपनी तरफ से। ठीक है? क्योंकि न्यूज़पेपर को एग्जाम क्रैक नहीं करनी है, हमको करनी है। फिर लिख रहा है कि इससे एक इंपैक्ट ये पड़ा कि अब लोगों के पास पैसा आ गया है तो इससे सप्लाई कम हो गई, आदमी घर पे बैठ के मजे मार रहा है, वो खेतों पे जा ही नहीं रहा है। अब खेत पे नहीं जा रहा है, कम लोग, सप्लाई कम हो गई, तो किसान को अगर लोग चाहिए उसके हार्वेस्टिंग के टाइम पे तो उसको ज्यादा पैसे देने पड़ रहे हैं। स्मॉल बिजनेस ओनर्स परेशान हो गए। क्लियर हो रही बात? फिर इससे मल्टीप्लायर इफेक्ट क्या हो रहा है, सरकार के ज्यादा खर्चे करने से मनी सप्लाई बढ़ रहा है, इन्फ्लेशन बढ़ेगा, है ना, क्योंकि यहां पे प्राइवेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर बढ़ रहा है। क्लियर? फिर ये जो पेमेंट्स है, उन्हें कहा है कि इन्फ्लेशन को ये लीड ना करे, इतना ही उनको प्रोवाइड करना चाहिए, वरना इट कैन लीड टू क्राउडिंग आउट इंसेंटिव्स टू वर्क।
एक और कॉन्सेप्ट आ गया, क्राउडिंग इन और क्राउडिंग आउट। तो अब आज आपका होमवर्क ये है, मैंने बनाया हुआ इस पर एक यूट्यूब शॉर्ट, बताओ क्राउडिंग आउट क्राउडिंग इन यहां पे इसका क्या मतलब है। ठीक है, अब मुझे एक बार सोच के देखो, फिर से वापस आओ। हमने एक टॉपिक उठाया था कि कैश ट्रांसफर स्कीम का क्या इंपैक्ट पड़ता है, और जितनी भी बातें अभी आपने सुनी, क्या आप ये बिना पढ़े इसको लिख पाते या सोच पाते? इसको जरूर सोचना। ठीक है, और जितने भी सीरियस स्टूडेंट हैं वो ये बात पहले से जानते हैं। पता है क्यों? क्योंकि अगेन ये स्टैटिक टॉपिक है, उसने इकोनॉमी में कहीं ना कहीं इन चीज़ों को पहले से पढ़ा हुआ है। ये बेसिक चीज़ें हैं। आप में से जो नए स्टूडेंट्स हैं उनको शायद ये लग रहा होगा कि अरे ये तो एकदम नई नई चीज़ है। नहीं, ये बहुत पुरानी चीज़ है। ये कैश ट्रांसफर स्कीम पे, रेवड़ी कल्चर पे, फ्रीबीज पे मल्टीपल आर्टिकल्स आ चुके हैं जिनमें बात कही जा चुकी है, बट आपने उस तरीके से नहीं पढ़ी, यह आपकी गलती है। ठीक है, तो ये ओवरऑल आज की लिए मेरी तरफ से न्यूज़पेपर सेशन था। ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपको पढ़नी है, और ये सारी चीज़ें न्यूज़पेपर सेशंस में जो भी आ रही हैं पिछले कुछ दिनों से, वो मैं ऑलरेडी आपको उसके बारे में इतनी चीज़ें बता चुका हूं कि अगर आप उसको करंट अफेयर्स कोर्स में जाके कवर कर लोगे तो यू नीड नथिंग टू क्लियर ईदर प्रीलिम्स और मेंस। That's it from my side for this particular session. We'll meet you soon. Till then, keep shining. Have a good day.